हमें ये आइडिया कब रियलाइज हुआ कि हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए? कारगिल वॉर। कारगिल की लड़ाई के बाद में जिस तरह से स्कॉलरशिप हुई, उसको मैं यूनिक इस मामले में मानता हूँ कि वहाँ ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। तो जनरल बिपिन रावत के उस टाइम के स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे, उन्होंने एयरफोर्स को थोड़ा सा और नर्वस किया, है ना। इंडिया के आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो पाकिस्तान नहीं है। इंडिया का आज का सबसे बड़ा चैलेंज चीन है। कोई भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर बहुत पॉपुलर हो जाता है, जैसे सैम मानेकशॉ थे या जनरल करियप्पा थे, है ना। तो थोड़ी नर्वसनेस सिविलियन स्ट्रक्चर्स में आ जाती है। ईस्ट पाकिस्तान की तो उन्होंने ऐसे गर्दन पकड़ के रखी पूरे टाइम, है ना, कि यहाँ तो किसी को आना ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी गलतियां हुई थी। जैसे उसमें सबसे पहली गलती तो इंटेलिजेंस फेलियर ही था, लेकिन उसका एक बड़ा सबक ये था कि हमको साइलोज में काम करने की जो आदत है, अपने अपने चेन ऑफ कमांड को सुनने वाली जो आदत है ना, अचीव उससे भी रिजल्ट्स हो जाते हैं, लेकिन डिले होता है। उतना टाइम आपको किसी फ्यूचर वॉर के लिए मिलने नहीं वाला है कमांड कंट्रोल के लिए। और उसके नतीजे में उन्होंने बताया था कि आपको सीडीएस बनाना चाहिए एंड यू शुड थिएटराइज। एक्सेप्ट करने में और इसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। वो जो अनाउंसमेंट था, सर्विसेज सरप्राइज्ड, ब्यूरोक्रेसी सरप्राइज्ड, जर्नलिस्ट सरप्राइज्ड। क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको जनरल बिपिन रावत में मिलती थी, वही चीज आपको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह में भी मिलती है। तो जनरल बिपिन रावत के आपको उस तरह के स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें उन्होंने एयरफोर्स को सपोर्ट आर्म कह दिया था। तीनों ऑफिसर्स के टाइम पे एयरफोर्स की जो मेन चिंता रही है वो यही रही है कि हमारा कल्चर अलग है, जिन डॉक्ट्रिन्स को हम मानते हैं वो अलग हैं। एक फोर्स की तरह लड़ने के लिए हम कभी इन रिसोर्सेज को पूल नहीं कर पाए। साल 2019 में जब पीएम मोदी लाल किले से ये कह रहे थे कि सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाएगा, तो सबने फाइनली एक राहत की सांस ली, ये सोच के कि हमें जो कारगिल का सबक मिला था उस पर अमल होगा। सीडीएस का पद भी बनाया गया, लेकिन उससे जुड़ा जो एक अहम सुधार था, थिएटर कमांड्स, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई। पिछले कुछ महीनों में हर बार ये खबरें चलती हैं कि थिएटर कमांड्स को लेकर अनाउंसमेंट हो रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। सितंबर में ही पीएम मोदी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए भी कोलकाता पहुंचे। तब भी ये कहा जा रहा था कि वो कुछ ऐलान करेंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें, जब भी वो बोलते हैं तो एक जॉइंटनेस का जिक्र उनकी बातों में हमेशा से रहता है, लेकिन सिर्फ इन बातों से आगे बात नहीं बन पा रही है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आज़ादी के बाद जो इंडियन डिफेंस का ये सबसे बड़ा सैन्य सुधार है, वो क्यों इतने सालों से अटका हुआ है? इसी के बारे में बातचीत होगी आज के फौजी के एपिसोड में। हेलो, मेरा नाम है रिया, मेरे साथ है निखिल, और आप फौजी देख रहे हैं। और आप फौजी का एपिसोड नंबर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, ये फौजी एपिसोड का 3 है हमारा। एपिसोड 3 देख रहे हैं। तो आज के इस पूरे एपिसोड में थिएटर कमांड्स को लेकर बात होगी, कहाँ से ये शुरू हुए, इंडिया में कैसे आए, और कहाँ दिक्कत हमें आ रही है, और क्यों हम अभी तक इन्हें एग्जिस्टेंस में नहीं ला पा रहे। पहला सवाल यहीं से निकल जाता है कि थिएटर कमांड्स होती क्या है, इनका आइडिया कहाँ से आया, और इंडिया में भी इनकी शुरुआत की बात कब से हो रही है? बहुत टाइम से हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन जो आपने पूछा कि थिएटर कमांड्स होती क्या है एग्जैक्टली, तो थिएटर कमांड से पहले हम थिएटर को समझते हैं। थिएटर एक कोई भी वो ज्योग्राफी है जहाँ पे लड़ाई चल रही है या हो सकती है। जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्राइमरीली दो तरफ लड़ाई लड़ी गई। बैटलफील्ड्स तो बहुत सारी थी, लेकिन आप उसको मेजर दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक यूरोप में लड़ाई चल रही थी, है ना, जहाँ पे इटली और जर्मनी के खिलाफ मित्र देश थे, यूएस, ब्रिटेन और रशिया, या सोवियत संघ उस जमाने में था। और दूसरा था पैसिफिक थिएटर, जहाँ पे प्राइमरीली जापान के खिलाफ में लड़ाई चल रही थी, और वहाँ पे भी यही दो किरदार थे, है ना। ब्रिटिश इंडियन आर्मी इधर से जा रही है, यूएस चाइना को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट जापान। रेड आर्मी ने भी बाद में फिर जापान की तरफ कूच किया, लेकिन उससे पहले फिर हिरोशिमा नागासाकी हो गया। तो ये दो थिएटर्स थे। उसी तरह आप 1971 में आप लड़ाई देखिए तो 1971 में भी लड़ाई के दो थिएटर्स थे। एक ईस्टर्न थिएटर था जो ईस्ट पाकिस्तान को के इर्द गिर्द जो लड़ाई चल रही थी, उसको हमने ईस्टर्न थिएटर कहा। और एक वेस्टर्न थिएटर था, जब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उन्होंने पहले हमारे एयर बेसिस को बॉम्ब किया था, तो वो वेस्टर्न थिएटर था जो हमने उस सीमा पे लड़ाई लड़ी। तो थिएटर का मतलब हुआ वो ज्योग्राफी, वो इलाका जहाँ पे वार फाइटिंग का थिएटर है ना, जहाँ पे या तो जंग हो रही है या तो आप उसे एक संभावित जगह मानते हैं जहाँ पे कोई फ्यूचर वॉर हो सकती है।
तो वो जगह होगी। तो इंडिया के लिए हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ईज़ी है इमेजिन करना कि थिएटर्स क्या होंगे। हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है, एक थिएटर वो हो सकता है और फिर 2 बड़े थिएटर्स हो सकते हैं। आप अगर डायरेक्शंस के हिसाब से लो लेंगे तो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट होगा हुँ, और अगर आप एडवर्सरी के हिसाब से देखेंगे तो एक फेसिंग पाकिस्तान होगा पाकिस्तान की वेस्ट तरफ। की तरफ और एक फेसिंग नॉर्थ होगा चीन की तरफ। तो ये थिएटर्स की कल्पना हुई। अब थिएटर कमांड्स कहाँ से आई? तो थिएटर कमांड्स आने के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका वो बहुत सिंपल है। आपने कई बार ये सुना भी होगा या हमारे व्यूअर्स ने भी सुना होगा कि आर्मी में या आर्म्ड फोर्सेस में और उसी तरह की ट्रेनिंग लेकर के जो गुट बन जाते हैं, इंसर्जेंट्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, है ना? ये लोग भी बहुत ट्रेनिंग करते हैं। हुँ, ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, हथियार इनके भी पास होता है। तो अगर हथियार इनके पास में है, ट्रेनिंग इनके पास में है ना? 2-4 चीज़ें इन्होंने भी की हैं, तो इनमें और आर्म्ड फोर्सेस में फिर फ़र्क क्या बचेगा? तो वो फ़र्क ये है कि आर्म्ड फोर्सेस को बाकी किसी भी दूसरी चीज़ से अलग बनाती है एक चीज़, 1 उसका डिसिप्लिन और दूसरा उसकी साथ लड़ने की कला। हुँ, जैसे आप सिर्फ आर्म फोर्सेस में अगर आप आर्मी को पिक कर लीजिए तो आर्मी के अंदर भी फिर और इतिहास से चला आ रहा है कि एक पैदल फौज इन्फेंट्री होगी, है ना? महाभारत में भी चतुरंगिनी सेना थी, हुँ, वहाँ भी पैदल फौज थी, कैवलरी थी, घोड़े, रथ, है ना? तो इस तरह से मॉडर्न वारफेयर में भी आप मॉडर्न आर्मीज़ को भी देखेंगे तो अलग-अलग आर्म्स हैं उनके। एक इन्फेंट्री है आपके पास, फिर आपके पास कैवलरी है, टैंक्स हो गए, फिर आपके पास में सपोर्ट आर्म्स हैं, आर्टिलरी हो गया। तो इस तरह से अलग-अलग फ़ौज के अंग हैं और जब ये साथ में लड़ेंगे, तभी आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप आर्मी से ज़ूम आउट होकर के बाकी सर्विसेज़ को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए, तो मान के चलिए जैसे 1971 का ही अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो 1971 एक ऐसी लड़ाई थी जो हिंदुस्तान ने लड़ी, जो सारी फ़ोर्सेज़ ने मिल के लड़ी, हुँ, है ना? हमारी एयर फ़ोर्स ने एक एरियल ब्लॉकेड रखा, है ना? ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कोई एरियल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये इंश्योर किया। ईस्ट पाकिस्तान से कोई एरियल असॉल्ट इंडिया के खिलाफ ना हो सके, इसको इंश्योर किया। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से एरियल असॉल्ट्स की जितनी वो कोशिश करते थे, हम पे बॉम्बिंग मिशंस वो लोग डालते थे, उनका जवाब एयर फ़ोर्स ने दिया। इंडियन नेवी ने नेवल ब्लॉकेड रखा कराची का, वहाँ वेस्ट पाकिस्तान को बाँध के रखा, उनको कोई मदद नहीं आने दी और ईस्ट पाकिस्तान की तो उन्होंने ऐसे गर्दन पकड़ के रखी पूरे टाइम, है ना? कि यहाँ तो किसी को आना ही नहीं है। और फिर और आर्मी फाइनली वो फ़ोर्स थी जिन्होंने जो घुसे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने फाइनली मुक्ति बाहिनी के साथ में वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तो ये एक ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है 1971 की थिएटर कमांड्स किस तरह से काम करती हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपके तीनों सर्विसेज हैं, उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उसको बैठ के कहीं डिसाइड किया जाए और वो तीनों मिल करके एक लड़ाई कैसे लड़े। तो थिएटर कमांड की कल्पना कुछ-कुछ उस तरह की है। एक्चुअली थिएटर कमांड्स कहाँ से आई, उसका उसकी हिस्ट्री बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको चार्ट कर सकते हो, जो अनुभव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहा थिएटर कमांड्स के साथ में। उनकी लर्निंग ये थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब देखा गया कि रिज़ल्ट किसका आया, हुँ, है ना? तो जैसे एक एक बड़े नामी डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे, संदीप उन्नीथन। मैं उनका एक प्रेज़ेंटेशन देख रहा था जिसमें वो थिएटर कमांड्स पे बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब पैसिफिक थिएटर के अंदर जब एक बैटल ऑफ मिडवे हुई थी, जापान और यूएस के बीच में। तो उन्होंने कहा कि जापान और यूएस की लड़ाई करने के तरीके में ये फ़र्क था कि जापान के पास एडवांटेज था बैटल ऑफ मिडवे के वक़्त और यूएस डिसएडवांटेज पे था क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर जाके वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन रिज़ल्ट क्या रहा, बैटल ऑफ मिडवे में बुरी तरह जापान हारा, एक तरह से उसकी नेवी की पूरी कमर ही टूट गई। उसका कारण वो ये बताते हैं कि जापान में जो जापानीज़ आर्मी थी या जो इम्पीरियल आर्मी थी, वो अपने मिशंस रन कर रही थी। जो जापानीज़ नेवी थी, जो इम्पीरियल नेवी थी, वो अपने मिशंस रन कर रही थी। दोनों के बीच में तालमेल की कमी थी। वहीं यूएस अपने साथ जितने उसके कॉम्बैट आर्म्स वहाँ पे वो लेके गए थे, ज़्यादातर कैरियर वो वॉर्स थी, तो कैरियर में क्या है, नेवी है और नेवी का नेवल एविएशन विंग है ना? कैरियर का जो फाइटर विंग है और उसके साथ में मरीन्स थे, हुँ, जिन मरीन्स को भेजा जाता था आइलैंड हॉपिंग के लिए। तो इसको एक बेहतर प्लानिंग माना गया। यूएस एक बेहतर प्लानिंग के साथ में एक थिएटर के पर्सपेक्टिव के साथ में उतरा था कि इस जगह पे लड़ने के लिए हमें
अलग अलग फोर्सेस की कौन सी खूबियों की ज़रूरत पड़ेगी, उसने यूएस ने इन सारी खूबियों को पूल किया, इसलिए वो जीता। और यूएस ने इसी तरह से कोरियन वॉर में इन लेसन्स को अप्लाई किया, साथ में लड़े। लेकिन टाइम के साथ में यूएस में ये देखने को मिला, स्पेशली जब वियतनाम वॉर में वो पहुंच जाते हैं और वियतनाम वॉर में बुरी हार भी होती है यूएस की। तो उसके जब वो लेसन्स को डिस्कस करना चालू करते हैं तो उनको समझ में आता है कि जो हमारे सबक थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के या कोरियन वॉर के, हम उसको वियतनाम वॉर आते आते भूल गए। ये होने लगा कि मरीन्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यूएस एयरफोर्स अपने मिशन रन। अच्छा, यूएस में एयर विंग दोनों के, यूएस में जो यूएस नेवी के पास में फाइटर जेट्स हैं, जो कैरियर बेस्ड डेक बेस्ड जेट्स हैं, उनके उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, और यूएस एयरफोर्स की संख्या भी, उनके जेट्स की संख्या भी, और इन दोनों को फील्ड किया गया था वियतनाम वॉर में। एक ही तरह के दोनों फाइटर जेट्स हैं, एक डेक से टेक ऑफ कर रहा है, एक रनवे से टेक ऑफ कर रहा है ना, जो यूएस के वहां पे बेसिस थे। उन दोनों के लड़ने के तरीके में भी फर्क था। जो एयरफोर्स की, यूएस एयरफोर्स की कैजुअलिटीज ज्यादा थी, यूएस नेवी की कैजुअलिटीज कम थी। तो इस तरह के उनको बहुत सारे वहां से लेसन्स मिले कि जो इंटर सर्विस राइवलरी है, उस वजह से आ, जो जो नेट हमारी ताकत है यूएस की, वो उसका सही इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है। और उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा रीजन है वन राइवलरी, और दूसरा जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। वहां पे 4 फोर्सेस हैं, मरीन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो उन्होंने कहा कि इसकी ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी हो गई है कि इवन विद द राइट इंटेंशंस, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन इतना मामला ब्यूरोक्रेटिक हो गया है कि ना जॉइंट प्लानिंग हो पाती है, ना जॉइंट ट्रेनिंग हो पाती है, और इस वजह से आउटकम्स पर फर्क पड़ रहा है। तो उन वहां से ये कॉन्सेप्ट आया यूएस के अनुभव से कि अब जॉइंटनेस की जरूरत है और हमें थिएटर कमांड्स की जरूरत है। थिएटर कमांड्स क्या होंगी? यूएस पूरी दुनिया को अलग अलग थिएटर्स में इमेजिन करता है। जैसे इंडिया में आप अभी आर्मी में देखेंगे तो नॉर्दर्न कमांड है, फिर उसके बाद में वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है। यूएस पूरी दुनिया को कमांड्स में बांटता है ना। तो जैसे उनकी सेंटकॉम है कतर में, है ना, और अल उदैद में उसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीका और क्या नाम, यूरोप को वो लोग रन करते हैं वहाँ से, रैमस्टीन से, जर्मनी से। ओकिनावा जापान में है, वहाँ पे उनकी पैसिफिक फ्लीट रहती है। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग थिएटर्स को बांटा हुआ है। और यूएस में सिस्टम थिएटर्स का इस तरह से काम करता है कि यूएस में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, जो वहाँ कमांडर इन चीफ होते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो वहाँ के रक्षा मंत्री आप मानिए, और उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शन का मैं चेन बता रहा हूँ आपको, और जो तीसरा होगा, ये इंडिविजुअल सर्विस चीफ नहीं होता है फिर कोई। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का जो इंस्ट्रक्शन है, वो से आपको कतर में कुछ करना है तो वो सेंटकॉम के मुखिया के पास में जाएगा। वो चाहे एयरफोर्स का जनरल हो या आर्मी का, वहाँ पे एयरफोर्स में भी जनरल्स होते हैं, आर्मी का जनरल हो या नेवी का कोई एडमिरल हो, जिसे भी वहाँ बिठाया गया है, एक 4 स्टार जनरल को या एडमिरल को, वहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आपका एक टास्क है, और उस टास्क को पूरा करने के लिए उनको मरीन्स की ज़रूरत पड़े, उनको एयरफोर्स की ज़रूरत पड़े, उनको आर्मी की ज़रूरत पड़े, वो उनको एक आदेश दे सकते हैं और वो सारे फॉर्मेशंस, वो सारे कॉम्बैट यूनिट्स एक साथ मूव करती हैं। तो ये वहाँ का सिस्टम है, और इसी चीज़ को एक आप ये कह लीजिए एक बेहतर तरीका माना जा रहा है फ्यूचर वॉर्स के लिए, और इसी एग्जाम्पल को इंडिया में लागू करने की अब कोशिश हो रही है। यूएस के अलावा चीन में भी थिएटर कमांड्स पे काम हुआ है। 2013 से उन्होंने भी थिएटराइज करना चालू किया है। पूरी तरह से वो अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्लियर है कि वो भी इंडिविजुअल सर्विसेज का जो फ्लो होता है, चेन ऑफ कमांड होता है, उसकी जगह वो भी थिएटराइज करना चाहते हैं। यानी अमेरिका से ये आइडिया आया, उसके बाद सक्सेसफुल वहाँ है, बाकी देशों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जी। हमें ये आइडिया कब रियलाइज हुआ कि हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए? कारगिल वॉर? जी हाँ, सबसे बड़ा वेकअप कॉल कारगिल वॉर ही था। कारगिल वॉर एक यूनिक लड़ाई है उस मामले में कि जनरली ये होता है कि जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते हैं या एक कोई बड़ा फेलियर होता है, तब एक मतलब चर्निंग चालू होती है कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, वैसा क्यों हुआ होगा, है ना? जैसे इंडिया का जो काउंटर इंसर्जेंसी का जो डॉक्ट्रिन है कि हम जंगल वारफेयर और ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, है ना? इंसर्जेंसीज़ के खिलाफ हम किस तरह काम करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आता है हमारा जो श्रीलंका में एक्सपीरियंस रहा ऑपरेशन पवन के दौरान। जो जितने भी खट्टे-मीठे एक्सपीरियंस हैं स्पेशली आर्मी के, है ना? क्योंकि आर्मी वहाँ पे गई थी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, हमको फाइनली फिर वापस भी आना पड़ा। और जिस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने गए थे वो अचीव भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर जंगल वॉरफेयर के लिए वेरेंटे में एक अलग से स्कूल बनाया गया,
है ना। जिस तरह से JNK में फिर आर्मी ने रिएक्ट किया टू इंसर्जेंसी, उसका बहुत वो ऑपरेशन पवन की वो मेमोरी थी। जो कारगिल की लड़ाई थी और कारगिल की लड़ाई के बाद में जिस तरह से स्कॉलरशिप हुई, उसको मैं यूनिक इस मामले में मानता हूँ कि वहाँ ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, है ना। आपके पास एक चैलेंज आया और फाइनली आपने डिसलॉज कर दिया। वो पाकिस्तानी जो रेगुलर्स थे वो वापस भी गए। इंडिया कारगिल दिवस तब से मना रहा है, 26 साल उसको हो गए हैं। लेकिन कारगिल के लड़ाई के दौरान ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया गया था कि देखो हम जीत तो गए, है ना, एट व्हाटएवर कॉस्ट, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। हुँ, जैसे उसमें सबसे पहली गलती तो इंटेलिजेंस फेलियर ही था कि इतनी सारी एजेंसीज़ हैं आपके पास में, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए रॉ है, फिर उसके बाद में अब आर्मी की अब एक मिलिट्री इंटेलिजेंस आपके पास में है ना? बाकी आपके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस है, आईबी है और इन सब के अपने-अपने थोड़ा कोई इनपुट किसी ने दिया, कोई इनपुट किसी ने दिया, कोई इनपुट किसी ने दिया। ये सारी चीज़ें हो रही थी और ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ बताया ही नहीं था कि कारगिल हो क्या रहा था वहाँ पे। लेकिन उस चीज़ को उस तरह से प्रोसेस नहीं किया गया, है ना? सीरियसली नहीं लिया गया इन अ नटशेल। फिर उसके बाद जब लड़ाई चलने लगी, है ना? हमने मान लिया कि इनकर्जन हुआ है और घुसपैठ हो गई है और उसके बाद में उन्हें वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। तो उसमें आर्मी ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया और बाद में एयरफ़ोर्स के जो जिन एसेट्स को वो लोग इंक्लूड करना चाहते थे, आर्मी चाहती थी कि उनको क्लोज़र सब, क्योंकि क्या हो रहा था, ये लोग ऊपर बंकर्स में बैठे थे और वहाँ नीचे से जब तक कि आर्टिलरी फाइनली आई नहीं और वो डायरेक्ट फायर में यूज़ हुई नहीं, तब तक के बहुत सारा हिट एंड एरर हुआ वहाँ। उस हिट एंड एरर में एक चीज़ ये भी थी कि क्योंकि हमें जाने में टाइम लग रहा है वहाँ पे, हुँ, है ना? अगर आप नीचे से हज़ारों फीट की ऊँचाई पे आपको जाना है जहाँ पे एक्लिमेटाइज़ होने की ज़रूरत है, हवा में ऑक्सीजन की कमी है, ऑब्वियसली टाइम लगेगा और जो ऊपर बैठा है वो आपको बहुत ही एक्यूरेटली देख कर के हुँ, टारगेट भी करेगा। तो आर्मी का ये आग्रह था कि हमको क्लोज़र सपोर्ट यहाँ मिलना चाहिए। एयरफ़ोर्स ने कुछ हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे किए भी, डिप्लॉय किए भी। और उस टाइम पे मी-35 जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे एयरफोर्स के, वो बहुत बड़े हैं साइज़ में। तो उस हाइट पे ये माना गया कि वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। तो जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स थे, है ना? मी-25 उनको हमने इस्तेमाल किया उसके लिए। मतलब उसमें आपने गन पॉड्स लगाए और उनको क्लोज़र सपोर्ट के लिए और बंकर्स के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन शुरुआत में ही हमने कोऑर्डिनेशन डिलेड था मतलब। कोऑर्डिनेशन में भी डिले हुआ, है ना? एक तो इस ये फैसला लेने में टाइम लग गया और उसके बाद क्या हुआ कि स्टिंगर मिसाइल से हमारे हेलीकॉप्टर गिरे भी। हुँ, जिसके बाद में एयरफोर्स टूक अ स्टेप बैक कि ये इस तरह से वर्क करेगा नहीं। फिर उन्होंने फिक्स्ड विंग फाइटर्स डिप्लॉय किए। किस तरह से कारगिल में लड़ाई लड़ी जानी है उसको लेकर के आर्मी और एयरफोर्स के जो कमांडर्स थे, उनके बीच में हर जगह, हर ऑफिस में ये होता ही है, लेकिन ये लड़ाई के समय पे हो रहा था कि दोनों सेम पेज पे नहीं थे। दिल्ली में फाइनली उनको बिठा के समझाना पड़ा कि नहीं, इस तरह से चीज़ होगी। काफ़ी बैक एंड फोर्थ उसमें था। और आप ये भी देखेंगे कि पहले ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ और वो चल रहा था। फाइनली जब एयरफोर्स एंटर करती है कारगिल की लड़ाई को, तब वो ऑपरेशन सफ़ेद सागर एक नए नाम के साथ में एंटर करती है। तो ये भी एक चीज़ आपको बताती है कि एज़ इफ दोनों फोर्सेस अपने-अपने तरीके से अप्रोच कर रही हैं। मैं किसी की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स भी उसका ऑब्जेक्टिव है हिंदुस्तान जीते। इंडियन आर्मी उसका ऑब्जेक्टिव है हिंदुस्तान जीते। लेकिन वो उस ऑब्जेक्टिव को अपने तरीके से अचीव करना चाहते हैं, है ना? और उसने बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दिए। हम लड़ाई जीत गए, लेकिन उसका एक बड़ा सबक ये था कि हमको साइलोज़ में काम करने की जो आदत हुँ, है ना? कि जो एयरफ़ोर्स के जो एसेट्स जे-एंड-के में हैं, वो इंस्ट्रक्शन लेंगे वेस्टर्न एयर कमांड से जो दिल्ली में बैठा हुआ है। जो आर्मी के वहाँ पे एसेट्स हैं, वो इंस्ट्रक्शन लेंगे नॉर्दर्न कमांड से जो उधमपुर में बैठे हुए हैं। तो वो अपने चेन ऑफ कमांड को सुनने वाली जो आदत है ना? अचीव उससे भी रिजल्ट्स हो जाते हैं, लेकिन डिले होता है। उतना जो पुराने तरीके से जो पुराना तरीका था लड़ाई लड़ने का, जैसे 1971 का हमने उदाहरण दिया, तो उसमें महीनों की तैयारी हिंदुस्तान ने की थी, है ना? हम ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑपरेशन करेंगे। ये लड़ाई फाइनली दिसंबर में हुई और यहाँ मार्च-अप्रैल से तैयारी शुरू हो गई थी। उतना टाइम आपको किसी फ्यूचर वॉर के लिए मिलने नहीं वाला है कमांड कंट्रोल के लिए, उतनी प्लानिंग का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे एक ही कमांडर जो एक थिएटर में बैठा हुआ है, से आपने एक पाकिस्तान फेसिंग एक थिएटर बना लिया, हुँ, है ना? और यहाँ इनके सामने एक सिचुएशन आई, है ना?
सिंदूर जैसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या इंडिया को कोई एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना है, ये हो सकता है ना? ऑपरेशन है। अब जो भी पाकिस्तान फेसिंग कमांड है और वहाँ पे जो कमांडर बैठा हुआ है, उसके पास में ये सुविधा होनी चाहिए कि उसे कोई भी कंपोनेंट इंडियन आर्म फोर्सेस का, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे वो जेट्स हों, चाहे वो ट्रूप्स हों आर्मी के, चाहे वो इंडियन नेवी के वो पेट्रोल बोट्स हों या शिप्स हों, उसको जो भी इस्तेमाल करना है, जैसे भी इस्तेमाल करना है, हाउएवर ही डीम्स और ही और शी डीम्स फिट, वो उसको प्लान कर सके, वो इंस्ट्रक्शंस पास कर सके और उस पे फिर अमल हो विथ लीस्ट पॉसिबल डिले। ये सारी चीज़ें बाय द वे मैं आइडियल हम्म। थिएटर कमांड किस तरह से काम करेगी, वो बता रहा हूँ। तो ये आइडिया है थिएटर कमांड्स का कि कारगिल में हमको ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, फोर्सेस साथ में मिलके लड़ नहीं पा रही हैं और अब नए स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है। जिस तरह से हम पहले काम करते आए कि एक नेवल हेडक्वार्टर है, एक एयर हेडक्वार्टर है, एक आर्मी हेडक्वार्टर है। ये अपने-अपने यूनिट्स को, अपने-अपने शिप्स को, अपने-अपने स्क्वाड्रंस को इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर ये बैटलफ़ील्ड में एक-दूसरे के साथ तालमेल करके लड़ेंगे। ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर अगर थिएटर कमांड बन जाती है, तो हुँ। उसका फ्लो कैसा रहेगा? क्योंकि माना जाए तो हायरार्की कॉन्शियस मिलिट्री हमेशा से रही है। जी हाँ। आप 2 चीफ बिठा देंगे एक जगह हुँ, पर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। हुँ। तो वो फ्लो कैसा रहेगा? यूएस में तो उनका एक तरीके से सेट है ना कि हम पहले प्रेज़िडेंट हुँ, रहेगा, फिर नीचे रक्षा मंत्रालय, हुँ। फिर वो सीधे रिपोर्ट करेंगे। इंडिया में अगर ऐसा होता है, तो वो फ्लो कैसा बनेगा? सर्विस चीफ का यहाँ पर क्या रोल हो जाएगा? देखिए, अभी उस चीज़ को लेकर के हम बहुत श्योर नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसा आपने बताया भी कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने थिएटर कमांड्स को अ, उन्होंने सीडीएस के पद की सृजन की बात की और वो जब वो सीडीएस के सृजन की बात कर रहे थे पद की, तो सबको समझ में आ गया कि ये हुँ, कारगिल रिव्यू कमेटी के या उसके बाद में शिकतकर कमेटी है, जितनी भी कमिटीज़ हमारे हुँ, यहाँ आई, है ना? प्राइमरीली के सुब्रमण्यम कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशंस को सरकार मानने जा रही है। इसलिए सीडीएस का पद बनाया। तो अगला नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था वो यही था कि अब थिएटर कमांड्स बने हुँ, और जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाया गया, तो उनको भी मैंडेट यही दिया गया। उनको बनाया गया सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएमए एक नया डिपार्टमेंट बना। और उसके बाद तो वहाँ से उनको फाइनेंशियल पावर्स कुछ मिली। उसके बाद वो एक सिंगल पॉइंट एडवाइज़र बने सरकार के लिए कि सरकार को इन ऑल मैटर्स मिलिट्री जो सलाह चाहिए होगी, वो सीडीएस के थ्रू जाएगी। और तीसरा काम उनको ये दिया गया था कि अब आपको थिएटराइज़ करना है ना? जो हमारे यहाँ इंडिविजुअल कमांड्स हैं, आर्मी के पास 7 हैं, एयरफोर्स के पास 7 हैं, नेवी के पास में 3 हैं। इनको मिला के इनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, इनके एसेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और फिर कमांड्स बनाई जाएँगी। अब तक के वो हो नहीं पाया है और उसके बहुत सारे कारण हैं। हो नहीं पाया है इसलिए हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता है कि किस तरह से फ्लो होगा। आइडियल सिचुएशन क्या होगी वो यही हो सकती है कि सबसे इंडिया में जैसे कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति हैं हुँ, यहाँ भी, लेकिन राष्ट्रपति हमारे यहाँ सरकार की सलाह पे काम करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि टॉप पे एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। एक आइडियल सिनेरियो में उनके उनकी या जो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी आप एक स्ट्रक्चर सीसीएस सोच लीजिए आप, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होगी सबसे ऊपर, उसका जो भी फैसला होगा। उसके नीचे फिर रक्षा मंत्री हुए, है ना? रक्षा मंत्री सीसीएस का खुद हिस्सा भी होते हैं बाय द वे। और उसके नीचे फिर एक आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए कि जो भी कंसर्न थिएटर है, जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उसके कमांडर इन चीफ या जीओसी या एयर ऑफिसर इंचार्ज जो भी जिस भी वो फोर्स से आए, उन तक के जाना चाहिए फ्लो और फिर वो नीचे फिर जितने भी कॉम्बैट आर्म्स हैं, उनको उनका इंस्ट्रक्शन जाए। इंडिया में एग्ज़ैक्टली कैसे होगा ये हमें नहीं पता है अभी, क्योंकि इंडिया में अभी ये चीज़ पक्का होना बच इंडिया में अभी ये चर्निंग अभी बाकी है कि जब ये सिस्टम्स नए आएँगे तो जो सर्विस चीफ्स होंगे उनका रोल एग्ज़ैक्टली क्या बचेगा। जैसे जब अगर ये फ्लो बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो फिर सर्विस चीफ्स का काम पॉलिसी पे जाएगा, हुँ। ट्रेनिंग पे जाएगा, एक्विज़िशन पे जाएगा, है ना? प्लानिंग पे जाएगा, है ना? तो वो अपनी इंडिविजुअल फ़ोर्स की के फ्यूचर और हेल्थ के बारे में वो चिंता करेंगे, है ना? जो डायरेक्ट कॉम्बैट वाली जो चीज़ें हैं, वो फ्लो करेंगी जो कंसर्न थिएटर्स हैं, उनके मुखिया तक। तो ये फ्लो ऐसा रहेगा आइडियल सिचुएशन में अगर आइडियल ऐसे सिचुएशन में लेकिन जैसे ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो आइडियल सिचुएशन है, इंडिया में डायरेक्टली नहीं आ पाएगी। हुँ, आपने जैसे बताया कि हायरार्की को लेके आर्म्ड फोर्सेस कॉन्शियस कॉन्शियस होती है। है, वो बात हुँ, बिल्कुल सही है।
तो बहुत जल्दी सर्विस चीफ इस मैट्रिक्स से बाहर जाएंगे, हमको ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सालों बाद होगा। अब बीच में इंटरिम में ये हो सकता है कि सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नीचे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके नीचे फिर जो चीफ्स ऑफ स्टाफ की कमिटी है वो हो गए। जैसे अब सीडीएस का पद बनने के बाद में उसके एक परमानेंट हेड सीडीएस ही हो गए। पहले क्या होता था कि इन तीनों ऑफिसर में जो सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी का हेड होता था। अब सीडीएस हो गए वो, और उसके नीचे फिर कंसर्न कमांडर्स हो गए आपके अलग अलग थिएटर्स तो के। ये आइडियल सिचुएशन की बात होगी। अब ये चीज़ है कि अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है थिएटर कमांड को लेकर। के सुब्रमण्यम ने कारगिल रिव्यू कमेटी जो हेड में की लिखा। थी, उन्होंने बताया कि ये बहुत पहले ही उन्होंने बोल दिया था। अब उधर से लेकर अब तक क्या-क्या चीज़ें हुई हैं इसमें कि हम कह सकते हैं कि ये प्लान अभी यहाँ तक पहुँचा है? जैसे आपने 1999 में कारगिल की लड़ाई होती है, उसमें अनुभव हम जीतते हैं, लेकिन उसमें एक वेकअप कॉल मिलता है कि यार हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी वरना हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कारगिल रिव्यू कमेटी बैठती है। उसके लिए चुना जाता है के सुब्रमण्यम को। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में उस ज़माने में भी बहुत बड़ा नाम थे, और इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके वो पितामह माने जाते हैं, है ना? जो आपके करंट विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनके पिता हैं के सुब्रमण्यम। तो वो स्ट्रेटेजिक थॉट में उनका एक उस तब बड़ा नाम था, इसीलिए उनको हेड बनाया गया कि आप देखिए कि किस तरह से लड़ाई हुई। तो उन्होंने फिर 1 साल लेकर उन्होंने जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने जो ऑफिसर्स लड़ाई का हिस्सा थे, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, उनसे बात की, है ना? रिटायर्ड ऑफिसर्स से बात की कि आपके हिसाब से इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स से बात की, पॉलिटिशियंस, मतलब जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग उस तरह की, उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को देखा, और उसके नतीजे में उन्होंने बताया था कि आपको सीडीएस बनाना चाहिए एंड यू शुड थिएटराइज। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास में गई ये रिपोर्ट, और उसके बाद में अगले साल 2001 में ये रिपोर्ट आई। मतलब ये पब्लिक डोमेन में नहीं आई, इसका आप ये कह सकते हैं एक जिस्ट जरूर बाहर आया कि उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, लेकिन पूरी पूरी मतलब सबसे ज्यादा पारदर्शिता अभी तक के जितनी रिपोर्ट्स रही हैं लड़ाइयों पे, उसमें कारगिल रिव्यू पे ही रही है। लेकिन पूरी रिपोर्ट अभी भी पब्लिक नहीं, स्पेशली उसका एनेक्शर एनेक्शर के कुछ हिस्से पब्लिक हैं, पूरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं है। वो होता है फिर उसके बाद में, जब ये होता है कि आप एक सीडीएस बनाइए या 3 सर्विस चीफ्स का मुखिया बनाइए, तो सरकार इसको एक्सेप्ट करने में और इसको प्रोसेस करने में थोड़ा-सा टाइम लेती है। उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि इंडिया में सिविलियन सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रिन है, और जब-जब कोई आर्मी ऑफिसर या कोई भी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर बहुत पॉपुलर हो जाता है, जैसे सैम मानेकशॉ थे, या जनरल करियप्पा थे, है ना? तो थोड़ी नर्वसनेस सिविलियन स्ट्रक्चर्स में आ जाती है, लोग बात बनाने लगते हैं, है ना? आपके आसपास में, अब हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ हाँ, पर कि, लेकिन इंडिया की विसिनिटी में इस तरह की चीज़ें रही हैं, है ना? पॉलिटिकल एम्बिशन लोगों में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो सिविलियन स्ट्रक्चर था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा शायद ये रहा उनके दिमाग में कि यार एक इतना ताकतवर पद आपको नहीं बना देना है कि एक व्यक्ति बैठ के डिसाइड कर ले रहा है कि लड़ाई में क्या होगा, है ना? या एक 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 शख्स के, एक सेनापति के यलगार पे चीज़ें बनने और बिगड़ने लग जाएँ, तो वो एक ऐसी वो पावर का ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन हो जाएगा। ये थॉट रहा होगा। लेकिन फिर विद टाइम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम आज तक के आई नहीं है। तो धीरे-धीरे जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने समझा कि देखिए ये इंडिया की आर्म फोर्सेस का ये कल्चर नहीं है। वो हमेशा प्रोफेशनल रही हैं, आगे भी प्रोफेशनल रहेंगी, और अगर किसी लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है ना? उनको काबू में रखने के लिए, तो उस तरह की व्यवस्थाएँ हम करेंगे। तो वो धीरे-धीरे, जिसको कहते हैं ना वार्मिंग अप टू द आइडिया, वो उन्होंने किया। लेकिन इस वार्मिंग अप में ना बहुत टाइम लिया। 2011 में फिर एक नरेश चंद्रा कमेटी बनी कि 2001 के रिकमेंडेशन से, या साल 2000 के रिकमेंडेशन है, 2011 में 10 साल हो गए थे उसको। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा कंटेम्पराइज़ इसको कीजिए, है ना? कि कंटेम्पराइज़ कीजिए कि 10 साल का जो टाइम बीता है, इसमें और कौन-सी नई चीज़ें होनी चाहिए। तो नरेश चंद्रा जो टास्क फोर्स थी, उन्होंने भी अपने रिकमेंडेशन लिख के दे दिए। फिर उसके उसमें भी बाय द वे था कि सीडीएस का पद होना चाहिए एंड वी शुड थिएटराइज़। फिर उसके बाद में 2016 में एक शिकतकर कमेटी बनी। उनका भी यही काम था कि देखिए तब से लेके अभी तक के क्या हुआ। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए सीडीएस का पद होना चाहिए।
तो एक सरकार के अंदर थॉट चल रहा था कि सीडीएस का पद बनाएं या जो चीफ ऑफ स्टाफ की जो कमेटी होती है उसी के हेड को ज़्यादा पावर दे दें या कुछ इस तरह का। लेकिन फिर फाइनली 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये डिसाइड किया और उन्होंने 15 अगस्त में लाल किले से कह दिया कि हम सीडीएस का पद लेके आ रहे हैं। हम्म। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक बार में या एक सेंटेंस में हुआ सबसे बड़ा सैनिक सुधार था। अभी तक के जितने भी हमने मिलिट्री रिफॉर्म किए हैं वो एकदम नाइस एंड स्लो, धीरे-धीरे, प्यार-प्यार से हमने किए हैं। वो जो अनाउंसमेंट था, सर्विसेज सरप्राइज्ड, ब्यूरोक्रेसी सरप्राइज्ड, जर्नलिस्ट सरप्राइज्ड। सबको लगा कि यार फाइनली एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कोई बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस करेगा। और य यही इस तरह की बातें होती थी कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सीडीएस बना दीजिए और 15 अगस्त 2021 जब आएगा, यानी 2 साल, उसमें थिएटर कमांड्स की शुरुआत शुरुआती हो जो जाएगी। चीज़ें होंगी, उनको लेके भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। उस टाइम पे बात चलती थी 5 थिएटर कमांड्स की, है ना? तो उस टाइम की 5 थिएटर कमांड्स क्या होती थी? एक ये होता था मैरीटाइम थिएटर कमांड, एक होता था एयर डिफेंस कमांड और हमको अपने मैरीटाइम थिएटर कमांड मतलब जो पेनिनसुलर, जो कोस्ट से लगा हुआ हमारा हिस्सा है, वो। एयर डिफेंस कमांड में ये होना था कि जितने भी हिंदुस्तान के रडार्स हैं, हम्म। जितने भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, है ना? एयर डिफेंस के जितने आपके एसेट्स हैं, उन सबको एक कमांड के अंदर पूल किया जाएगा। और फिर आपको नॉर्दर्न बॉर्डर्स को लेके क्या करना है, तो उसमें कोई कहता था 2, कोई कहता था 3, है ना? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट बनाएँगे या वेस्ट और ईस्ट बनाएँगे। शुरू में ये बातें होती थी और आप अगर पुरानी खबरों को निकालेंगे, तो आपको ऐसी खबरें मिल जाएँगी कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मैरीटाइम थिएटर कमांड का ऐलान कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना? ना हम जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो पहले सबसे पहली आलोचना तो ये है कि अगर आप इसी तरह से 5 कमांड्स बनाएँगे, तो आपके एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को आप बहुत ज़्यादा चेंज कर ही नहीं रहे हो, हम्म। है ना? कि फिर नया क्या है? क्योंकि आप आर्मी जैसे नेवी के तो चलो 3 हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट उनके 3 कमांड्स हैं। लेकिन आप आर्मी और एयरफ़ोर्स के अगर कमांड्स को देखेंगे, तो आर्मी के पास में 6 हैं और एयरफ़ोर्स के पास 5 हैं। हम्म। और मोर और लेस वो सेम ज्योग्राफी को कैटर कवर करते करें। हैं, है ना? बस एक नॉर्थ को लेकर के थोड़ा-सा डिफरेंस है कि एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है, उसके अंदर आर्मी के ज़्यादा कमांड्स आते हैं। तो जैसे आर्मी का नॉर्दर्न कमांड भी उसी में है, वेस्टर्न कमांड भी उसमें है, साउथ वेस्टर्न कमांड का भी एक बड़ा हिस्सा उसमें आता है। लेकिन ये एक मतलब डिफरेंस हुआ। अदरवाइज़ एयरफोर्स और आर्मी ने जिस तरह से कमांड्स में हिंदुस्तान को डिवाइड किया है, वो काफ़ी एक दूसरे को से काफ़ी एग्री भी करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से 5 बनाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा चेंज तो आप कर नहीं रहे हो, है ना? कमांड्स का आप नंबर कर नीचे लेके आ रहे हो लेकिन वो बहुत अलग नहीं होगा। अभी का थॉट ये है कि 3 कमांड्स होनी चाहिए। हम्म। अब, है ना? हम 2021 में मैंने कहा कि 5 कमांड्स की बात हो रही थी। 2025 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3 कमांड्स की बात हो रही है कि एक कमांड होगा फेसिंग वेस्ट, पाकिस्तान कह लीजिए, पाकिस्तान। एक कमांड होगा फेसिंग नॉर्थ, चाइना कह चाइना। लीजिए और एक मैरीटाइम थिएटर कमांड होगा, जो कि आपकी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को लेकर के चलेगा। हुआ क्या-क्या, उसका कहना उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कानून बनाया था पिछले दिनों 4 अगस्त 2023 को उन्होंने इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल वो लोकसभा से पास करवा लिया। तो इससे ये होगा कि आगे जाके जब थिएटर कमांड्स आएँगी, तो वो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, है ना? अलग-अलग सर्विस से बना हुआ होगा वो, हम्म। उसमें तीनों सर्विसेज़ के लोग होंगे। तो अब अभी करंट ये एक बिल आने के पहले सिस्टम ये था कि कोई एक व्यक्ति जो सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी तीनों में से जिसका भी है, उसके उसका प्रमोशन, उसकी तैनाती और अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उस पे लेना है, तो उसके कंसर्न एक्ट से ही हो सकता था। नेवी का अगर व्यक्ति है तो नेवी एक्ट से ही होगा, है ना? आर्मी एक्ट से आर्मी वालों का ही होगा, एयरफोर्स एक्ट से एयरफोर्स वालों का ही होगा। तो ये 3 अलग-अलग हटा कर के इंटर सर्विस ऑर्गनाइज़ेशंस जब आएँगे, तो वहाँ पे डिसिप्लिन की चीज़ों को कैसे देखा जाएगा, वहाँ पे प्रमोशन और ये बाकी चीज़ों को वहाँ पे चेन ऑफ कमांड किस तरह से होगी, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए ये कानून लाया गया। फिर आप पिछले दिनों देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत लंबे-लंबे थ्रेड्स लिखे थे कि किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स हैं, है ना? वो उसको पूल करने की बात कर रहे हैं।
तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो एक्चुअल थिएटराइज़ेशन जो होता है ना? कि आपने एक थिएटर कमांड बनाया, वहाँ तक की बात नहीं पहुँच पाई है। हमारे पास आइडिया है, हुँ, बट सबसे अहम चीज़ हमारी हुँ, फोर्सेस, हुँ। क्या वो तीनों सेम पेज पर है? क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी। के टाइम से ही उन्होंने एयरफोर्स को भी साथ लाने की कोशिश की, हुँ, बट एयरफोर्स का कंसर्न यही रहा है कि हमारा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर अलग है, हुँ, हमारा डॉक्ट्रिन अलग है, हुँ, हमें सपोर्टिंग फोर्स की तरह काम नहीं करना है, हमें एकदम इक्वलाइज वाले, हमें पैरेलल वे में तो हुँ। उन्होंने चलने की बात नहीं की, लेकिन हमें इक्वलाइज वे में चलना है। तो क्या हमारी तीनों फोर्सेस सेम पेज पर हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, से सेम पेज पर नहीं थी, सेम पेज पर आई और अब सेम पेज पर नहीं नहीं है, है। है ना? ये फ्लो है। थिएटर कमांड्स क्यों नहीं बन पा रही? अगर आपको यही चीज़ समझनी है, आपने बताया कि सितंबर में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई फोर्ट विलियम्स में, है ना? अब उसका नाम विजय दुर्ग हो गया है, कोलकाता में, है ना? और वहाँ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर शायद थिएटर कमांड्स को अनाउंस कर देंगे, सबको नहीं करेंगे तो एक तो करेंगे ही। हम्म। मैरीटाइम थिएटर शायद कर देते। इस तरह की बात चल रही थी, नहीं किया, क्यों नहीं हो पाया? उसके लिए आपको उससे 1 महीने पहले जाना है, या 1 महीने भी क्या 3 हफ्ते। अगस्त में मऊ में आर्मी वॉर कॉलेज है, वहाँ पे रण रणसंवाद हुआ, संवाद। है ना? एक ट्राई सर्विस आप ये कह लीजिए इवेंट था जिसके अंदर सर्विस चीफ्स पहुँचे, स्कॉलर्स पहुँचे, जर्नलिस्ट पहुँचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद भी गए और वहाँ पे एक वो आइडिया एक्सचेंज की तरह आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, है ना? डिस्कोर्स, बात करेंगे। तो अपने को लोग अपने प्रेज़ेंटेशंस लेके आ रहे हैं, अपनी थीसिस लेके आ रहे हैं। अगर आप रण संवाद में 2 दिनों में जो हुआ आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्यों थिएटर कमांड्स नहीं बन पा रही हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जब उन्होंने रण संवाद में अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि थिएटराइज़ेशन में गैर ज़रूरी जल्दबाज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम यूएस और चाइना के मॉडल्स को एज़ इट इज़ कॉपी नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। उन्होंने कहा कि लोअर लेवल पे स्ट्रक्चर की कोई किसी नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है ना? या अगर नए स्ट्रक्चर्स बनाए जाने चाहिए, है ना? या आपको थिएटराइज़ करना भी है, तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी सर्विस के कोर कॉम्पिटेंस को इरोड करें। हम्म। और उन्होंने कहा कि अभी के लिए जॉइंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बना लेना चाहिए एक नई दिल्ली दिल्ली। में। अब इसका टोटल मतलब क्या निकला? इसका टोटल मतलब ये निकला कि एयरफोर्स देख रही है इस चीज़ को कि कैसे देख रही है कि यूएस और चाइना में जिस तरह से थिएटराइज़ हुआ, उस तरह से हमको थिएटराइज़ करना नहीं चाहिए। वहां भी एयरफोर्स का ही रेजिस्टेंस था। रहा है, ये दोनों जगह रहा है। एयरफोर्स ये भी मानती है कि अगर थिएटराइज़ किया जाएगा, तो एयरफोर्स की जो कोर कॉम्पिटेंस है, वो नहीं रहेगी हम्म। और उनका कहना है कि थिएटराइज़ करना ही क्यों है, जब आप ये काम दिल्ली में एक और ऑफ़िस खोल के कर सकते हो। मोर और लेस एयरफोर्स का ये मानना है, जो हम्म। आपको एयर चीफ की बात से समझ में आता है। अब उसी रण संवाद में लेकिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि जॉइंटनेस इज़ नो लॉन्गर अ चॉइस बट एन ऑपरेशनल नेसेसिटी, नेसेसिटी। है ना? वो ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेशन पिक्चर रही, ऑपरेशनल अवेयरनेस रही, जिससे फैक्ट्रिसाइड की जो संभावना थी, है ना? ब्लू एंड ब्लू जिसको हम कहते हैं कि हमारी मिसाइल से हमारा ही एयरक्राफ्ट गिर गया, ऐसी चीज़ें नहीं हुई। इसका मतलब ये है और अगर आप जनरल द्विवेदी के स्टेटमेंट्स अगर आप निकालेंगे, है ना? जिन्होंने कहा जनरल द्विवेदी ने ये कहा है, आर्मी चीफ जो हमारे हैं, उनका कहना है कि थिएटर कमांड्स इनेविटेबल हैं। मतलब ये कभी ना कभी थिएटराइज़ हम करेंगे, इट्स अ करेंगे। मैटर ऑफ टाइम। तो इससे पता चलता है कि सरकार, राजनाथ सिंह, वो चाहते हैं कि थिएटराइज़ हो हो, जाए। है ना? आर्मी भी चाहती है कि थिएटराइज़ हो। रेजिस्टेंस है एयरफोर्स की एयरफोर्स। तरफ से और उस रेजिस्टेंस को आप चार्ट कर सकते हो, जब जनरल बिपिन रावत के टाइम पे ये बात शुरू हुई कि इंडियन आर्म फोर्सेस में अब थिएटराइज़ेशन होगा, है ना? ये 17 इंडिविजुअल कमांड्स नहीं रहेंगी, 5 होंगी, 3 होंगी, जो भी होगा, पर इस तरह से काम नहीं होगा जैसे पहले से चल रहा था। तो एक जनरल रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? आर्मी इस चीज़ को देख रही थी कि अच्छा ठीक है, कर लेना चाहिए, है ना? आप देखेंगे कारगिल में भी जो शिकायतें हैं, वो आर्मी की ज़्यादा थी उस टाइम पे, हम्म। है ना? वो जिस तरह का क्लोज़र सपोर्ट चाहते थे, उनको मिला नहीं। तो उन्हें लगा कि और फिर उनकी हेलीकॉप्टर्स को लेकर के हम उस पे आगे भी बात करेंगे कि थिएटराइज़ेशन क्यों ज़रूरत है। उनकी एयरफ़ोर्स से वो एक राइवलरी चली आ रही है। तो उनको लगा कि फाइनली हम जो चीज़ें हम बोल के नहीं मनवा पाते थे,
ये इस तरह से आएंगी थिएटराइज होने में, है ना। आर्मी वाज मतलब मोर और लेस हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, ये भी एक चीज़ है, करते हैं। नेवी बहुत खुश थी कि फाइनली वो चीज़ जो, क्योंकि देखिए इंडिया में सबसे कम फोकस अगर या सबसे कम बजट अगर किसी सर्विस को मिलता है तो वो नेवी का ही है। और नेवी का एक लंबे समय से थॉट रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, है ना, इंडिया के आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान। इंडिया का आज का सबसे बड़ा चैलेंज चीन है। हम्म। जो ठीक है, एक लैंड बॉर्डर पे आपके साथ में वो कम्पीट कर रहा है, लैंड बॉर्डर पे आपको तंग कर रहा है, आर्मी का फोकस होना चाहिए। लेकिन चीन बनना क्या चाहता है? एक नेवल पावर। फोर्स प्रोजेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? नेवी। नेवी। लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो जब थिएटराइजेशन की बात आई कि अच्छा हाँ, जब एसेट्स पूल होंगे, है ना, आपको जो बाकी कॉम्बैट आर्म्स हैं, बाकी सर्विसेज हैं, उनके रिसोर्सेज भी मिलेंगे, तो नेवी सबसे खुश इसमें रही। और थिएटराइजेशन के लिए जितनी प्लानिंग हुई है, उसमें नेवी के लोग काफ़ी फोरफ्रंट पे रहे भी हैं। उन्होंने काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस दिए हैं। उन्होंने मतलब वो एक फोरफ्रंट पे रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें की जा सकती हैं थिएटराइजेशन के अंतर्गत, उसको लेकर के। तो रेजिस्टेंस आ रहा है एयरफोर्स की तरफ से। एयरफोर्स की तरफ से रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? इसको समझना बहुत ईज़ी है अगर आप ह्यूमन नेचर को समझें। पहली चीज़, आपने बताया कि हायरार्की को लेकर के आर्म्ड फोर्सेस बहुत ये चीज़ें रहती हैं, है ना? वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। दूसरी चीज़ है जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस अपनी इंडिविजुअल हिस्ट्री और कल्चर को लेके भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं। हम्म। तो जैसे एक नॉर्मल अगर हम खबरगाँव में ही कोई चेंज इंट्रोड्यूस करने जाएँ, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ लोग डिसएग्री करें। आर्म फोर्सेस में आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ वो बिल्कुल ही दूसरी तरह से जाता है ना? कि आपकी इतनी लंबी लेगेसी है, 90 साल एयरफोर्स को हो चुके हैं, 90 साल में कितने सारे, एक ऑपरेशनल कल्चर डेवलप हुआ है, एक ट्रेनिंग का कल्चर डेवलप हुआ है, एक मेंटेनेंस का कल्चर डेवलप हुआ है, एक हायरार्की का कल्चर डेवलप हुआ है ना? एक लेगेसी इतनी बनी है। तो इसको तो उनके दिमाग में ये गया कि इसको हम इसको खंडित कैसे कर सकते हैं? अलग-अलग स्ट्रक्चर्स में बाँट कैसे सकते हैं? इस तरह का रिएक्शन था। फिर आप अगर विद इन आर्मी भी आप देखोगे तो आर्मी के अंदर फाइटिंग फोर्स माना जाता है इन्फेंट्री को, इन्फेंट्री को। आर्मर्ड कोर को और फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को, क्योंकि वो भी एक इन्फेंट्री का ही एक उन्नत स्वरूप हुआ जो बाद में बना। इन तीन को, अब वहाँ पे आर्टिलरी भी है। कारगिल की हीरोइन थी बोफोर्स गन, जिसने फाइनली वो डायरेक्ट फायर में जब इस्तेमाल हुई, है ना। और हमने कारगिल का सबसे डिफाइनिंग इमेज अगर आप देखोगे तो आपको एक तरफ पहाड़ नज़र आएगा, दूसरी तरफ एक बोफोर्स नज़र आएगी, और वो जो बड़े आइकॉनिक इमेजेस हैं, वो बरखदत वहाँ खड़ी अपने कान पकड़ के और थाए से वो हाँ। बजता है ना। वो सबसे डिफाइनिंग विजुअल कारगिल की लड़ाई का वही है। और फिर दूसरे वो हैं जिसमें हमारे जवान ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, स्केल कर रहे हैं और उन पीक्स को फाइनली ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आपको गन्स भी दिख रही हैं, इन्फेंट्री भी दिख रही है। लेकिन अगर आप आर्मी पैरेलल्स में जाएँगे, तो आर्टिलरी इज़ अ सपोर्ट आर्म। तो आप किसी अगर गनर ऑफिसर से मिलेंगे या किसी एक नॉर्मल गनर से मिलेंगे, तो वो कहेगा कि यार लड़ाई में अगर हम बराबर के शरीक हैं, तो हम एक सपोर्ट आर्म कैसे हो सकते हैं? यही चीज़ तो आप सोचिए कि विद इन सर्विस, वही उनमें ही कॉन्फ्लिक्ट चल हाँ, रहा है, तो फिर आप कैसे बोलोगे थिएटराइजेशन? कॉन्फ्लिक्ट तो जैसे मतलब मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहूँगा उससे, लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए विद इन सर्विस अगर इस तरह के असहमतियाँ आ सकती हैं हम्म। कि हम भी फाइटिंग फोर्स हैं, हम सपोर्ट आर्म नहीं है। तो जब आप एक बिल्कुल दूसरी सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, तो ये चीज़ फिर दूसरे लेवल पे फ़ील होगी। और इंडिया का जो पुराना सबसे बड़ा साइज़ हमारी आर्मी का ही है ना? बजट का एक बड़ा हिस्सा आर्मी को जाता है। और जो लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं, उसमें फ़ोरफ्रंट पे आर्मी रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक एक आर्मी बायस का डर बाकी सर्विसेज को रहता है, एयरफोर्स को रहता है, नेवी को रहता है। और जब बिपिन रावत थे सीडीएस, उस टाइम पे बिपिन रावत को याद किया जाता है कि वो एक वो बहुत मतलब ऐसे बहुत सोच सोच के नहीं बोलते थे वो। ब्लंट एकदम जो भी। हाँ, मतलब जो जो वो मानते थे, हाँ। जो उनका थॉट था, जहाँ पे उनको थॉट की क्लैरिटी होती थी, वो चीज़ वो बोल देते थे, हम्म। है ना? कुछ-कुछ जैसे जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको जनरल बिपिन रावत में मिलती थी, वो चीज़ वही चीज़ आपको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह में भी मिलती है ना? दोनों ऑफिसर्स उसी तरह के हैं कि वो जो सोचते हैं, वो उसको बोलने में और ठोक बजा के बोलने में मानते हैं। तो जनरल बिपिन रावत के उस टाइम के स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे, उन्होंने एयरफोर्स को थोड़ा-सा और
नर्वस किया। तो जनरल बिपिन रावत के आपको उस तरह के स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें उन्होंने एयरफोर्स को सपोर्ट आर्म कह दिया था। और उसके बाद में आपको एयर चीफ मार्शल भदौरिया के स्टेटमेंट्स मिलते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, एयरफोर्स सपोर्ट आर्म नहीं है। तो उनका एयरफोर्स के दिमाग में ये चीज़ है और रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ये कह रहे हैं। इससे इनसे पहले विवेक चौधरी रहे, उनसे पहले भदौरिया रहे। इन तीनों ऑफिसर्स के टाइम पे एयरफोर्स की जो जो मेन चिंता रही है वो यही रही है कि हमारा कल्चर अलग है, जिन डॉक्ट्रिन्स को हम मानते हैं वो अलग हैं, है ना, और हमारी लेगेसी अलग है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, आज सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है ना, टू फ्रंट वॉर के लिए, लेकिन आपके पास स्क्वाड्रन कितने हैं? 29। उनका कहना है कि अगर आप इसको भी अगर आप पॉकेट्स में बांट दोगे तो फिर हम एक फोर्स की तरह लड़ने के लिए हम कभी इन रिसोर्सेज को पूल नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एयरफोर्स थिएटराइजेशन को लेके अवर्स है, ये कहना चाहिए। क्या ये कॉन्फिडेंस बालाकोट स्ट्राइक्स, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भी है कि हम सपोर्ट फोर्स नहीं है, इसीलिए हमें भी वो इक्वल वाला चीज़ चाहिए थिएटराइजेशन? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सहमति नहीं रही और फिर नहीं रही, है ना, ये तीन चीज़ें हैं। शुरुआत में जब सहमति नहीं थी तो मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स के अंदर एक ये असुरक्षा थी कि एक आर्मी बायस होगा थिएटराइज करने में भी, है ना, और जो ऑफिसर उन थिएटर कमांड्स के ऊपर बैठेंगे उनको लगता था कि वो भी आर्मी के ऑफिसर्स होंगे। तो जब आप बना भी रहे हो गेम को, आप बना भी रहे हो अपने हिसाब से, है ना, और उस गेम के मेन रेफरी भी आप रहोगे, तो फिर सामने वाली पार्टी थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती है। एक शिकायत उनकी ये थी। बीच में क्या हुआ था कि जब थिएटर कमांड्स की बात हो रही थी कि अब अनाउंस करना है, क्या करेंगे, अचानक कहीं से ये बात छिड़ गई कि यार नॉर्दर्न कमांड को रहने दो आर्मी की, इट इज़ वेरी सेंसिटिव, है ना, कि जो आपका JNK है ना, आपका 14, 15, 16 ये 3 कोर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं कश्मीर में। पाकिस्तान से लगी हुई LOC और इंटरनेशनल बाउंड्री से जो इंकर्जन्स होते हैं, स्मगलिंग होती है, टेररिस्ट आ जाते हैं, उनको आर्मी डील कर रही है। और फिर अगर आप 14 को लद्दाख में जाओगे तो आप वहाँ चीन से डील कर रहे हो, है ना। तो एक बहुत ही बिजी फॉर्मेशन है इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड। तो बीच में ये बात चल रही थी कि थिएटराइज करेंगे, लेकिन हम ये नॉर्दर्न कमांड को इस थिएटराइजेशन के एक्सरसाइज से अभी के लिए बाहर रखेंगे और बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो फिर उससे फिर ऑब्वियसली बाकी फोर्सेस के दिमाग में यही चीज़ आएगी कि अगर ये एक रियलिटी है ना, कि नॉर्दर्न कमांड इज़ वेरी बिजी और उसके स्ट्रक्चर्स को अभी नहीं छेड़ना चाहिए, तो फिर जो बाकी फोर्सेस जो उनकी एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिस तरह के ऑपरेशंस में वो लगे हुए हैं, जिस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं, या वो जिस तरह से अपनी फ्यूचर बैटल्स को इमेजिन कर रही हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट होगा। तो 19-20 का फर्क हो सकता है इंपॉर्टेंस में, लेकिन इसकी 0 तो नहीं होगी अगर यहाँ 100 है तो इन सारी चीज़ों की वजह से माहौल ख़राब हुआ। लेकिन फिर आप देखते हैं कि चीज़ें चलती रहती हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है जिसमें हम जनरल बिपिन रावत को खो देते हैं, और उसके बाद में फिर सरकार भी थोड़ा सा टाइम लेती है कि जनरल बिपिन रावत के सक्सेसर को आने में 9 महीने लगे। सरकार ने पहले क्या किया, सरकार ने पहले एक कानून बनाया, जिस कानून के तहत उन्होंने कहा कि एक फुल जनरल या एक फुल एडमिरल या एक एयर चीफ मार्शल, एक 4 स्टार ऑफिसर होना ज़रूरी नहीं होगा, एक 3 स्टार ऑफिसर भी बन सकता है CDS। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि सर्विंग होना भी ज़रूरी नहीं है, एक रिटायर्ड ऑफिसर भी बन सकता है CDS। और फिर उसके बाद सब देख रहे थे कि बात कहाँ जा रही है, और फिर उसके बाद में फिर अनाउंस हुआ कि जनरल चौहान बनेंगे CDS। जनरल चौहान आए तो जनरल चौहान के आने के जनरल चौहान वो अपनी पर्सनालिटी और अपना काम करने का तरीका लेके आए, और उनका तरीका बाय एंड लार्ज अकोमोडेटिव था, है ना, जो लोग मानते हैं। और उस टाइम पे एक एयरफोर्स ने एक इन प्रिंसिपल सहमति दी कि चलिए ठीक है, वी विल थिएटराइज, मतलब हम इस आइडिया में आपके साथ आ जाते हैं, है ना, आप अपने आइडियाज रखिए, हम अपने आइडियाज रखते हैं। ये 2023 के आसपास की बात है। तो सहमति नहीं थी से हम सहमति है पे आ गए। और लेकिन जिस तरह से थिएटर कमांड्स को लेके बात हो रही थी, एयरफोर्स के सारे सवालों के जवाब उनको कभी नहीं मिले। लेकिन चलो ठीक है, चल रहा है। जो आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एयरफोर्स ने मुखरता से अपनी बात इसलिए रखी है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो एक होता है ना मोमेंट ऑफ ग्लोरी, हम्म। है ना, जो आपको आत्मविश्वास देता है, आपको अपनी ट्रेनिंग पे, आपको अपने एथिक्स पे, आपको अपने डॉक्ट्रिन्स पे भरोसा देता है, वो एयरफोर्स को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लगता है और बिल्कुल ठीक लगता है। जो टास्क इंडियन एयरफोर्स को दिया गया था उसको उन्होंने बखूबी पूरा किया। और जिस तरह से एयरफोर्स के अचीवमेंट्स को हमने एक देश के रूप में सेलिब्रेट किया, उसने एयरफोर्स को वो एक कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट भी बूस्ट दिया दिया। है। तो उनका ऐसा थॉट है कि अगर इस समय हम अपनी बात नहीं रखेंगे, है ना, अभी जब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हैं, लोग हमें सुनने को तैयार हैं, अगर अभी हम हमारे मन में क्या है एज एन इंस्टीट्यूशन हम जो सोचते हैं वो नहीं कहेंगे, तो वो ये मौका दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जिस तरह से जो थिएटराइज़ेशन के पक्षधर हैं, उनका कुछ थॉट है। एयरफ़ोर्स का थॉट फ्यूचर वॉर्स को लेकर के क्या है, उसमें भी फ़र्क है। अगेन मैं यहाँ संदीप पुनितन को कोट करना चाहता हूँ। मैं उनके आर्टिकल का लिंक भी दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उनका ये कहना है कि एयरफ़ोर्स फ्यूचर बैटल्स को कैसे इमेजिन करती है कि अब 1971 की तरह 7-8 महीने की तैयारी का वक़्त उतना मिलेगा टाइम नहीं। और 16 दिन तो फिर भी छोटी लड़ाई थी, हम्म। है ना? अब ऐसा हफ्तों और महीनों की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, है ना? वो एक्सेप्शंस होंगे यूक्रेन की तरह। अब क्विक बैटल्स का टाइम है, जिसका एक एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन सिंदूर ही था। सिंदूर ही। ऑपरेशन सिंदूर 100 घंटे भी नहीं चला, है ना? और उसमें एक टास्क दिया गया, उस टास्क को अचीव किया गया, आपके दुश्मन की तरफ से आपके खिलाफ एक कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई का आपने जवाब दिया, उसको दोबारा सबक सिखाया कि अगर आप पहले आपने टेररिस्ट अटैक किया, उसके बाद में आपको लेसन्स जब दिए जा रहे हैं, आप उसको भी मतलब यू आर नॉट टेकिंग इट लाइंग डाउन, तो आपको दोबारा अटैक करना है, तो लो आपके फिर हम एयर स्ट्रिप्स को भी बॉम्ब करेंगे, आपके रडार्स को भी बॉम्ब करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई। तो ये अब जितना हमको बोलने में टाइम लग रहा है, उससे कम में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और रिएक्शन टाइम इस तरह का था। तो एयरफोर्स को लगता है कि फ्यूचर वॉर्स इस तरह के होंगे। वन, तो अगर आपको इस तरह के ऑपरेशंस को प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है, तो ये काम एयरफोर्स ही कर पाएगी, है ना? क्योंकि जैसे नेवी है, उसको मूव करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम उसका चाहिए। एक अपना मोमेंटम है। आर्मी है, उसको उसका अपना एक रिएक्शन टाइम है, उनको उतने सारे बूट्स ऑन ग्राउंड जो है जब मूव करना या उतना इक्विपमेंट उनको मूव करना है। मिनटों में और मतलब आधे घंटे में एयरफोर्स ही है वो फोर्स है जो आ सकती है ऑपरेशन ख़त्म करके, है ना? जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे स्ट्राइक्स थे वो आधे घंटे से कम के थे। आप बालाकोट स्ट्राइक्स की बात करोगे तो वो उससे भी कम था। हम्म। वहाँ 10 मिनट भी शायद नहीं था, 9 मिनट शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो बहुत बहुत कम टाइम में वो ऑपरेशन अचीव किए गए थे। तो ये एयरफोर्स ही कर सकती है। दूसरा उनका कहना है कि अगर एक मान के चलिए एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट आपकी होती है, से चाइना के साथ में, तो आमने-सामने की जो लड़ाई है, वो एक वो हो सक आमने-सामने की लड़ाई में तो बिल्कुल ऑब्वियसली ट्रूप्स आपके रहेंगे टेरिटरी को होल्ड करने के लिए। लेकिन आपका दुश्मन आपके खिलाफ कार्रवाई न कर सके या आपके दुश्मन की जो ताकत है ना? उसको डिसेबल आपको डिफैंग कैसे करोगे अपने आपके दुश्मन अगर आपकी जो पीछे उसके सप्लाई लाइन है वो बनी रहेगी, तो आप वो जो फ्रंट है, लद्दाख में है या अरुणाचल में, लड़ाई महीनों चलेगी। हम्म। तो उसको हटाने का, इस सिचुएशन को चेंज करने का तरीका क्या है कि आप जो एनिमी लाइंस हैं उसके पार जाकर के दुश्मन की कैपेबिलिटी को तबाह करो, तबाह कर दो। जो ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स ने किया था। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने रिएक्ट करने की कोशिश की थी ना, तो एयरफोर्स ने क्या किया, आपके फाइटर बेसिस की जो उनकी स्ट्रिप्स थी उनको वो बॉम्ब उनको उड़ा करते दिया। थे, अब टेक ऑफ करो यहाँ से। तो एयरफोर्स इस तरह से इमेजिन करती है। तो उनका मानना है कि अगर इस तरह से फ्यूचर वॉर्स होंगी और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो हमारे पास तो है ही 29 स्क्वाड्रन, हम्म। और आप इसको भी अगर अलग अलग थिएटर्स में बांटोगे तो हम बहुत बड़े ऑपरेशंस को प्लान नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़े ऑपरेशंस को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ डिबेटेबल हो सकती है या इस चीज़ को लेकर सहमति और असहमति हो सकती है। तो एयरफोर्स का एज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक ऑफिसर की राय नहीं है जो हम्म। एपी सिंह बोल रहे हैं, वो एक व्यक्ति की राय नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन की राय है। तो उनका मानना यही है कि हम ऐसा सोचते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस है उसके बाद का जो माहौल है उसमें हमें ये बात बोल देनी चाहिए। मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन यही होगा कि चर्निंग के लिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए फोर्सेस को,
कि हमें भी उतनी पेस नहीं पकड़नी चाहिए। यूएस में, चाइना में, सबने ऑपोजिशन झेला है, लेकिन उनको भी बहुत साल लगे थे इस थिएटराइजेशन को लाने के लिए। तो अभी वो सही टाइम नहीं है, या हमारी फोर्सेस अभी तैयार नहीं है थिएटराइजेशन के लिए, या उतने बड़े चेंज के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस? देखिए, फोर्सेस थिएटराइजेशन के लिए तैयार नहीं, वो तो हमको दिख रहा है ना। और जैसे फोर्सेस भी क्या, वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई हुई एक वो आपत्ति है, और एयरफोर्स का ये मानना है कि हमारी आपत्तियों के पीछे सॉलिड रीजंस हैं, है ना। जैसे आर्मी, जनरल द्विवेदी कह चुके हैं कि थिएटराइजेशन इज इमिनेंट, कभी ना कभी होना है, तो इसका मतलब आर्मी इज ऑन बोर्ड, है ना। नेवी की तरफ से इतने बड़े स्टेटमेंट्स कभी नहीं आए, लेकिन इस आप पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे तो सबसे सबसे ज़्यादा गेन नेवी का ही है। तो दे आर हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, होना ही चाहिए, और ठीक भी है, मतलब मैं सहमत हूँ उस चीज़ से। एयरफोर्स की तरफ से आपत्ति है, तो एक सेम पेज पे नहीं है, ये चीज़ तो हमको समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि टाइम देना चाहिए। देखिए, टाइम देना चाहिए, इस बात में हम सब मानते हैं, है ना। ये बात सही है कि यूएस में भी उन्होंने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, है ना। और उसके बाद में फिर जब नहीं हो पाया तो फिर गोल्ड वाटर निकल्स एक्ट, उनको एक निकल कानून सकता बनाना है। पड़ा, बहुत सारे जनरल्स को फायर करना पड़ा, उसके बाद ही वो कर पाए। और वो कानून बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो गया था, उसको भी स्टेबलाइज होने में टाइम लगा, उनकी अपनी जर्नी रही है। चाइना में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2013 से चल रहा है और पूरा अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पे पीएलएएफ और पीएलएएन और पीएलए, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर बनने में ये प्रक्रिया चली रही है। तो सालों लगते हैं, बात सही है, लेकिन सालों इधर लग भी तो चुके हैं। हमने जनरल रावत उसी यही कहा करते थे कि भाई, हम जो थिएटराइजेशन की बात तो 20 साल बाद कही गई है ना, 20 साल तो मिले ही हैं हमको सोचने के लिए, और अगर हम और सोचते रहेंगे तो हम करेंगे कब? हमको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि टाइम देना चाहिए का एक लॉजिक, टाइम देना चाहिए, कि टाइम देना चाहिए वाली बात में एक चीज़ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब हम थिएटराइज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका डाउन साइड क्या है? इस पे भी डिस्कस करना चाहिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, ये बात फैक्ट है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तीनों के हेडक्वार्टर्स हैं, है ना? और दिल्ली में तीनों के अपने मतलब एक एक प्रॉपर प्रेजेंस है तीनों सर्विसेज की। यहाँ पर भी दिल्ली तो किसी फ्रंट पे नहीं है, या दिल्ली की कोई एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसको कोई, जैसे यहाँ नेवी ही काम कर सकती है, एयरफोर्स ही काम कर सकती है, या आर्मी ही काम कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी तीनों के अपने अपने लॉजिस्टिक्स के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको इजीली पूल किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स वाली बात मैं आपको बता रहा था। इंडिया एक यूनिक एग्जाम्पल है जहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर्स आपको एयरफोर्स में भी मिलते हैं, आर्मी में भी मिलते हैं, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते हैं, बट दे बिलोंग टू द लैंड। ये क्लोज एयर सपोर्ट वाली मशीन्स हैं, इनको क्लोज कोऑर्डिनेशन में वर्क करना होता है इन्फेंट्री के साथ में। आर्मर्ड कॉलम, आपके जो टैंक्स हैं, उनकी रक्षा करनी है, तो होना इनको चाहिए आर्मी के पास में। लेकिन इंडिया में जो पुराना जो हैंगओवर चला आ रहा है वो अभी भी यही है कि अगर कोई मशीन उड़ रही है, अगर कोई मशीन हवा में उठ सकती है, तो वो एयरफोर्स के पास होनी चाहिए। लेकिन आर्मी की फिर शिकायत ये है कि भाई, क्लोजर सपोर्ट हमें चाहिए, वो मिशन किस तरह का है वो हमारे दिमाग में है, तो वो मशीन हमारे पास में होनी चाहिए। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप बहुत महंगी डील्स कर रहे हो बोइंग के साथ अपाचेस की, तो 22 जा रहे हैं एयरफोर्स को, उसमें आर्मी को नहीं मिले तो 6 जा रहे हैं आर्मी को। आपने प्रचंड बना लिया, तो प्रचंड में कुछ जा रहे हैं एयरफोर्स को, कुछ जा रहे हैं आर्मी को, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एयरफोर्स के भी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे वो क्लोजर सपोर्ट तो देंगे तो आर्मी को ही, तो ये वहां होने चाहिए थे, आर्मी के पास में होने चाहिए थे। इसी तरह से बहुत ऑर्डिनेंस, तीनों सर्विसेज के पास में अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेज हैं, और तीनों सर्विसेज के पास में, स्पेशल फोर्सेस के पास उसके हथियार, उसकी ट्रेनिंग है, और तीनों फोर्सेस के पास में फिर जो ब्रेड एंड बटर वाली, जो नॉर्मल जो उनकी ड्यूटीज होती है, जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए ट्रूप्स हैं, उनके हथियार हैं। तीनों के अलग अलग हैं, तीनों के राउंड्स अलग अलग हैं। तो आप सोचिए कि 3 फोर्सेस हैं, वहाँ पे 3 स्पेशल फोर्सेस हैं, तीनों स्पेशल फोर्सेस अलग वेपन्स यूज़ करती हैं, अलग तरीके से ट्रेन होती हैं। तो कल को हमको साथ में मिलकर लड़ने की अगर बारी आ जाए तो वो एक दूसरे का राउंड ही अलग है। और
इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक ही तरह का इक्विपमेंट जैसे नेवी और एयरफोर्स, ये दोनों, कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो दोनों फोर्सेस यूज करती हैं, है ना। हेरॉन है, ये नेवी में भी आपको मिलेगा सर्वेलेंस के लिए, और ये आपको एयरफोर्स में भी मिलेगा। अभी से कुछ टाइम पहले तक की ये स्थिति थी कि इन दोनों को जिस तरह से कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इनके लिए बनाया हुआ था, इन दोनों को अलग अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता था। तो अगर आपने नेवी का हेरॉन लेके एयरफोर्स को दे दिया, वो काम नहीं करेगा, या एयरफोर्स का हेरॉन लेके नेवी को दे दिया, वो काम नहीं करेगा। ये परिस्थिति थी अभी से कुछ साल पहले तक की, इस तरह की। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग में टाइम खराब कर रहे हैं। अलग एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग सर्विसेज के अंदर जो हमने स्पेशल फोर्सेस क्रिएट की हुई हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, उनको अलग अलग उनके लिए वेपन्स प्रोक्योर करते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को देते हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका पीस टाइम पे जो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, बढ़ रहा बढ़ता है, जा रहा है। जिसका कोई मतलब नहीं है। जो किसी एक टास्क को मिल करके अचीव करने की आपकी क्षमता है, वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तीनों फोर्सेस मिलके कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही नहीं सकती हैं, वो है, वो लिमिटेड है। और फिर फाइनली जिस तरह से फ्यूचर वॉर्स को जिस तरह से इमेजिन किया जाता है, उसमें भी एक कम समय में ऑब्जेक्टिव अचीव करने की आपकी क्षमता है, उसमें रुकावट है। इसलिए थिएटराइजेशन एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि टाइम जो जा रहा है ना, कुछ टाइम देना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम देते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कि बहुत आउटकम सारा हाँ टाइम जा दिया चुका जा है चुका है। और आउटकम हमें अभी तक मिला नहीं है। हाँ, मतलब जैसे हम अगर कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या हम और 25 साल की बात कर रहे हैं? या हम 2-3 साल की बात कर रहे हैं? अगर हम 2-3 साल की बात कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम और 10, 12, 25 सालों की बात कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि विल हैव अ प्रॉब्लम। पेपर से रियलिटी पर नहीं आ पा रही है चीजें, वही चीज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं, उनको बैठ करके एक एनालाइज बार इस करनी बारे में चाहिए बात करनी पड़ेगी कि एयरफोर्स की जो असुरक्षाएँ हैं, वो क्या उनको क्या है। बैठ करके समझाया जाए, अश्योर किया जाए कि आपकी एयरफोर्स की जो लेगेसी है, एयरफोर्स की जो क्षमता है, एयरफोर्स की जो हिस्ट्री है, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। उसको किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर में सबस्यूम नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये भरोसा एयरफोर्स को दिया जाए, दूसरा जिस तरह से हम अपने फ्यूचर थिएटर्स को इमेजिन कर रहे हैं, या जिस तरह से हम फ्यूचर बैटल्स को इमेजिन कर रहे हैं, उसमें एयरफोर्स का फीडबैक अगर थोड़ा-सा ले लिया जाएगा, मुझे ऐसा लग क्योंकि जिस तरह से रिएक्शंस वहाँ से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें बाहर रख कर के बातें हो रही हैं। अगर उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बैठ कर के सॉर्ट हो सकती है। और फिर एक थोड़ा-सा जिसको कहते हैं ना, एक नज़ की ज़रूरत शायद सरकार की तरफ से भी है। तो वही चीजें हैं, मुझे लगता है सारी चीजें हो ही गई हैं हुँ। थिएटराइजेशन के ऊपर। क्या कोई पॉइंट रहता है सर आपका? अब जैसे ये एक बड़ी सिंपल चीज़ है कि अब जैसे 3 कमांड्स की बात की जा रही है ना, तो एक ईस्ट होगा, एक वेस्ट होगा, एक मैरीटाइम होगा। तो हम्म। मैरीटाइम में वो लोग बोल रहे हैं कि नेवी के ऑफिसर्स उसको देखेंगे। जो कमांडर इन चीफ होंगे मैरीटाइम कमांड के, मैरीटाइम थिएटर कमांड के, वो नेवी से आएँगे। लेकिन वेस्ट और नॉर्थ में इतना कंसीड कर दिया गया है कि रोटेट होंगे। हम्म। एक बार आर्मी से एक ऑफिसर होगा, एक बार एयरफोर्स से एक ऑफिसर होगा। तो ये जैसे एक बीच का फॉर्मूला है लीडरशिप को लेकर के। तो इस तरह से अगर हम बाकी असुरक्षाएँ हैं एयरफोर्स की, उनको दूर करें, तो ये कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ उस एक जिसको कहते हैं ना, फ़ियर ऑफ अननोन, हम्म। जिस चीज़ को आप जानते नहीं, उसका आपको डर होता है। और उसी से और जिस चीज़ को लेकर के आपको कोई मिसगिविंग होती है कि यार अगर मैंने ये चीज़ किया तो इसका नतीजा बुरा होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें संवाद से पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए, थिएटराइज़ेशन करने से फ़ायदा क्या होगा, ये हमको थिएटराइज़ करने के बाद समझ में आएगा। कुछ ऑब्वियस चीज़ें हैं, जैसे आपके लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो नीचे जाएगा। आएगा, प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट भी नीचे आ सकता है। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनके पास में राइफ़ल्स कौन-सी होंगी, इनमें राउंड कौन-सा लगेगा, है ना? मैं कह रहा हूँ जो जितने भी यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अलग कर दो, लेकिन जनरल ड्यूटी के वेपन्स तो एक हो सकते हैं, उनका राउंड तो एक हो सकता है। बहुत सारे म्यूनिशंस, लॉइटरिंग म्यूनिशन एक ऐसी चीज़ है जो नेवी भी नेवी यूज़ चलाती करती है, है, एयरफोर्स भी यूज़ करती है, आर्मी आर्मी भी भी यूज यूज़ करती करती है। है। तो इनका प्रोक्योरमेंट तो साथ हो सकता है, इनकी ट्रेनिंग तो साथ हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थिएटराइज़ करने से आसान हो जाएँगी। और एक्चुअल रिजल्ट्स जो
असली टेस्ट होता है किसी भी सुधार का आर्म फोर्सेस में, वो होता है किसी लड़ाई का रिजल्ट। वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, जो हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन थिएटराइज नहीं करने के नुकसान क्या हैं, वो बतेरे हैं। तो इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सारी बातें कर ली हैं कि सिनर्जी जो है, जो चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस की, वो होनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की ओर से कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं जिनकी वजह से वो फेवर में नहीं है थिएटराइजेशन के, उसके बारे में भी चर्चा की हमने। थिएटर कमांड्स का फ्लो कैसा रहेगा आइडियल सिचुएशन में, वो भी बात की। और क्या क्या चीज़ें रही हैं आर्म फोर्सेस में इसको लेकर, वो सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। आपको आज का फौजी का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई रिकमेंडेशन हो फौजी के अगले एपिसोड के बारे में तो हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। सर सॉरी निखिल, आपको कुछ कहना है कुछ फौजी के आखिरी नहीं, मैं क्लोजिंग कमेंट्स में? मैं यही कहना चाहता था कि जैसे थिएटराइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, हो सकता है हमसे कोई चीज़ें मिस भी हुई हो, तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिए। और जैसे रिया ने कहा कि अगले एपिसोड्स में आप किस तरह के प्रेजेंटेशंस देखना चाहते हैं, उस बारे में भी अपनी बात बताइए। थैंक यू सो मच।